everyone, welcome back to my YouTube channel. I am Shriya. I cleared it in my first attempt. I'm currently a second year MBBS student at Government Medical College Hospital, Chandigarh. It would mean a lot to me if you take a moment and subscribe to my channel. This is the only way I know you're liking my videos and it will motivate me to make even more for you. So आज मेरे चैनल पे मेरी बहन आई है, इंट्रोड्यूस कर अपने आप को. So hi everyone, I am Sanvi and I scored 689 out of 720 in NEET 2024 and it was my first attempt. तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि इसने कैसे 689 आउट ऑफ 720 स्कोर किया एंड टेस्ट सीरीज कौन सी थी, इसने कोचिंग कहाँ से ली थी, इसने क्वेश्चंस कितने डेली प्रैक्टिस किए, टेस्ट एनालिसिस कैसे किया, एवरीथिंग विल बी कवर्ड. बेसिक चीज़ें भी हम कवर करेंगे. हम सेपरेट वीडियोस भी बनाएंगे हर एक सब्जेक्ट के. सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट इनटू द वीडियो. ओके, सो हमने वीडियो में 3-4 चीज़ें डिस्कस करनी है मेन. तो आई हैव सेग्रीगेटेड इट इनटू अ फ्यू पार्ट्स. तो आई विल ट्राई एंड कवर ऑल ऑफ दोज टॉपिक्स जिससे सबकी हेल्प हो जाए. So the first question that I want to ask you is कि from where did you take your coaching? तो मैंने सबसे पहले 11 से स्टार्ट किया था एंड मैंने आकाश इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया था. सेक्टर 34 में था, चंडीगढ़ में. हाँ, एंड 11 से ही यू स्टार्टेड अ प्रिपरेशन. कुछ स्टूडेंट्स को लगता है कि मतलब जिनके हाई स्कोर आया है 650, 670 प्लस, 680 प्लस, उन सब ने 9-10 से शुरू किया हुआ था. बट ऐसा हमेशा नहीं होता. 11 से भी प्रिपरेशन स्टार्ट करके यू कैन गेट अ वेरी गुड स्कोर. ठीक है. सो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस लाइक 10 to 11 के बाद शिफ्ट जब था, तो हाउ डिड यू कोप अप विद इट इनिशियली? तो 11th में तो जैसे जब स्टार्ट हुआ था तो पहले बहुत इजी स्टार्टिंग में टॉपिक्स होते हैं. जैसे अगर बायो की भी बात कर ले तो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट हो जाता है, जितना तुम्हें पहले भी पता होता है. एंड केमिस्ट्री में भी सेम सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री है. तो स्टार्टिंग में ना थोड़ा सा फेमिलियर टाइप्स लग रहा होता है बिल्कुल स्टार्टिंग में. फिर जैसे 1 महीना जाता है, 2 महीने जाता है, तब तुम्हें रियलाइज होता है कि बहुत ज़्यादा शिफ्ट है जब तुम 10th की कंपैरिजन में बात करो. तो स्टार्टिंग में तो बहुत डिफिकल्ट लगा था कि अभी अचानक से इतना ज़्यादा मतलब मैथमेटिकल टूल्स वगैरह आ गए हैं एंड फिर वेक्टर आ गया है. तो बिल्कुल ही डिफरेंट था. ऐसे कॉन्सेप्ट्स थे जो तुमने पहले मतलब इतने ज़्यादा नहीं टच किए हुए थे 10th में, एंड 11th में बिल्कुल डिफरेंट हो गया. तो वो स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था एंड धीरे धीरे ऑब्वियसली वो इम्प्रूव हुआ. बट स्टार्टिंग में तो आई थिंक सबके लिए 11th में डिफिकल्टी होता है. तो ऐसा कुछ बात नहीं जो स्टूडेंट्स सोचते हैं कि हमें अभी 11th में बहुत टफ लगा है, हम कैसे करेंगे, कि हम शायद ना क्लियर कर पाए, मे बी वी आर नॉट केपेबल. मुझे भी चीज़ बहुत लगती थी कि शायद मेरे से नहीं हो पाए, बहुत मुश्किल लग रहा है. बट जस्ट नो दैट दिस इज कम्प्लीटली नॉट. सो द नेक्स्ट थिंग दैट आई वांट टू आस्क यू, जो बहुत लोग जानना चाहते हैं, मैंने बहुत बार कमेंट सेक्शन में भी देखा है कि आपका स्केड्यूल क्या होता था, आप कितनी देर पढ़ते थे, टेस्ट कितने देते थे, कितनी देर प्रैक्टिस करते थे, कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करते थे. तो पीपल जस्ट वॉन्ट टू नो कि ऐसा किया क्या कि स्कोर आ गया इतना अच्छा. एंड दैट इज द सेम क्वेश्चन दैट आई आस्क यू कि व्हाट वाज द शेड्यूल लाइक, हाउ डिड यू मैनेज योर टाइम, स्पेशली इन 12th. मेरे को 2025 एस्पिरेंट्स के 12th ग्रेडर्स के लिए चाहिए मेनली. सो 12th में क्या किया? जैसे मेरा ना 12th में ट्यूशन में मॉर्निंग बैच था. तो मॉर्निंग में क्या होता था कि मैं जनरली शॉर्ट नोट्स या फिर बायो की एनसीईआरटी रीड करती थी एंड फिर ट्यूशन चल जाती थी. फिर उसके बाद 2:30 तक हमारी ख़त्म होती थी. तो वहाँ पे तुम्हें बेसिकली अपना पूरा अच्छे से जितना भी वो पढ़ा रहे हो उसको साथ साथ तुम्हें करना है. एंड फिर वापस आके मैं 4:30 तक रेस्ट करती थी एंड 4:30 से आई यूज टू बिगिन एंड पूरा. फिर उसके बाद जितना भी उन्होंने, एक तो नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, वो जो भी क्लास में करा रहे हैं तुम्हें वापस आके उसे अच्छे से रीड करना है सेम डे. हाँ, सेम डे. एंड उनके जितने भी मॉड्यूल्स होती है उसके क्वेश्चंस तुम्हें वो अच्छे से सॉल्व करना है. बिकॉज एक तो सबसे अच्छी चीज़ उनके मॉड्यूल्स के बारे में होती है कि वो बिल्कुल टॉपिक वाइज होते हैं. तो तुम्हें ऐसे नहीं होता कि तुम बिल्कुल 100 क्वेश्चन अचानक से सॉल्व कर लो एंड टॉपिक के बाहर जाके सॉल्व करो. जिस टॉपिक को उन्होंने पढ़ाया है उस पर सॉल्व कर लो. एंड फिर उसके बाद बायो की एनसीईआरटी रीड करनी है एंड उनके थोड़े बहुत नोट्स. ज़्यादा मैं नोट्स में जाती नहीं थी डिटेलिंग में बिकॉज थोड़े से डिटेल्ड होते थे वो. एंड बायो में ना एनसीईआरटी ही इंपॉर्टेंट होती है. मैं बहुत बार वीडियो में बोल चुकी हूँ, अगर तुम्हें पढ़ने हैं नोट्स एक बार रीड कर लो. हाँ, आई थिंक पहली वो में जब वो पहली बार उन्होंने पढ़ाया है तब तुम उसे गो थ्रू कर लो बिकॉज उनके टेस्ट में भी काफी हेल्पफुल होता है. बट मेरे साथ भी ऐसा होता था कि मैंने एक बार जब उन्होंने फर्स्ट टाइम पढ़ाया है तो मैं उसको अच्छे से रीड कर लेती थी. बट उसके बाद से मैं सारा एनसीईआरटी बारी रीड करती थी. एंड केमिस्ट्री का भी सेम चीज़ है, उनके नोट्स अच्छे से कर लो जो भी वो क्लास में करा रहे हैं. एंड फिर उसके बाद उनकी मॉड्यूल अच्छे से सॉल्व कर लो. जो जिस भी इंस्टीट्यूट में तुम, उनकी मॉड्यूल्स काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रही. एंड कोई ऐसे पर्टिकुलर टाइम स्लॉट था जो उन्होंने सोचा हुआ था कि मैंने आज फिजिक्स को इतने घंटे देने हैं, बायो को इतने घंटे देने हैं, कुछ ऐसा एक्चुअली मतलब मेरे माइंड में ऐसा कुछ फिक्स नहीं था. बिकॉज ये होता था कि जो उन्होंने उस दिन टॉपिक के हिसाब से होगा, तो कि कितना लंबा टॉपिक था, कितना मुश्किल टॉपिक था, उस हिसाब से. एंड
डिड यू मेक नोट्स क्लास में साथ साथ लिख लिख के, और या तू प्रिंटेड से पढ़ती थी या तू बाद में लिखती थी, कैसे करती ये थी? बहुत काफी काफी डाउट है। भी आता है। हाँ तो मेरे हिसाब से कि तुम्हें फर्स्ट टाइम जब तुम कोई चीज कर रहे हो ना, तुम्हें वो खुद से हैंड रिटन नोट्स बनाने चाहिए। मतलब लाइक किसी और के नोट्स पे डिपेंडेंट रहना आई थिंक बहुत कम प्रेफरेंस देनी चाहिए, अनलेस एंड तुम बिल्कुल ही शॉर्ट एंड टाइम हो। बट उसके अलावा तुम्हें अपने खुद के हैंड रिटन नोट्स बनाने चाहिए, बिकॉज तुम्हें आई थिंक वो फोटोग्राफिक मेमोरी बन जाती है। एक बार खुद का लिखा हुआ याद रहता है अच्छे से। तो खुद के आई वुड प्रेफर कि हैंड रिटन नोट्स बनाओ। एंड बाकी फिर उसके बाद यू वुड रिवाइज, एंड व्हाट टाइम, हाउ मेनी आवर्स ऑफ स्लीप वर यू गेटिंग? मेरा मिनिमम 6 आवर्स था, बट आई थिंक तेरा भी लाइक हम दोनों का मिनिमम इतना ही रहा है। हाँ, मैं कभी भी 6 आवर्स से मैक्सिमम टू मैक्सिमम 5.5 आवर्स से मैं कम कभी भी नहीं सोई। मेरा भी मिनिमम 6 आवर्स रहा है। अभी एमबीबीएस में आके हो गया है थोड़ा 2-3 आवर्स ऑफ स्लीप, बट नीट के टाइम कभी भी नहीं होता था कि मैं 5 घंटे से कम सोई हूँ। तो एंड प्लस वो डिपेंड करता था कि तुम्हारा अगर एवरीडे लाइफ के बारे में बात कर रहे हो एंड हर दिन तुम जा रहे हो, तो मेरा 6.5 से तो कभी कम नहीं हुआ है। बट ये होता था कि अगर कभी नेक्स्ट डे कोई टेस्ट है तो और उसका सिलेबस बहुत ज्यादा है, तुम्हें कंप्लीट करना है, तो 6 आवर्स मिनिमम। एंड आई थिंक वो एसेंशियल भी होता है, उससे कम तुम्हें करना भी नहीं चाहिए। मतलब सबका डिफरेंट होता है, वी आर नॉट सेइंग कि इतने घंटे ही सोना है। कुछ लोग मैंने देखा है, स्पेशली कॉलेज में मैंने देखा है कि लोग 2-3 घंटे सो के भी मतलब एक्टिव हो जाते हैं, पता नहीं कैसे। तो वो सबका डिफरेंट होता है, बट आई पर्सनली थिंक एटलीस्ट 6 आवर्स ऑफ स्लीप तो लेनी ही चाहिए टू हैव एन एक्टिव माइंड। ओके, बाकी मेरे को पूछना था कि हाउ आर योर स्कोर्स इन 11th एंड 12th में फिर कैसे थे, एंड वेरिएशन थी कि नहीं थी, वही ऑलवेज स्कोरिंग दिस हाई, या फिर तेरा लो स्कोर था फिर बाद में बढ़ा? ये क्योंकि काफ़ी लोग है ना, बहुत सोचते हैं लोग ऐसे कि ओ ये तो टॉपर है, ये तो स्मार्ट बच्चे हैं, इनको क्या पता कि कैसे स्कोर इम्प्रूव करना पड़ता है, कितना टफ होता है। सो ये मैं भी अपनी वीडियो से बोल चुकी हूँ, आई वॉज स्कोरिंग वेरी लेस एंड मैंने बढ़ाया है स्कोर। तो इट्स नॉट ऑलवेज कि अगर किसी का बहुत ज़्यादा 690, 80, 700 में स्कोर आ रहा है तो हमेशा से वैसा ही था। तो व्हाट वाज इट लाइक फॉर यू? 11th में कितना एंड 12th में कितना, एंड इवेंचुअली कैसे कितना इम्प्रूव हुआ? तो अगर मैं 11th की बात करूँ तो 11th में तो मतलब बहुत मतलब अगर 11th और 12th को कंपेयर करें तो बिल्कुल एक ड्रास्टिक चेंज रहा है, एटलीस्ट मेरे लिए। तो 11th में क्या था ना कि स्टार्टिंग में कॉन्सेप्ट्स काफ़ी मतलब क्लियर होते नहीं थे मुझे। तो उसके लिए टाइम के साथ साथ अगर मैं अपने स्कोर्स की बात करूँ तो मेरे 600 एंड 650 के जनरली नीचे ही रहते थे। एंड काफ़ी बार ऐसा भी हुआ है कि 550, 560 तक मेरे रहते थे पूरी 11th, थ्रू आउट 11th। तो फिर धीरे धीरे वो ग्रेजुअली इम्प्रूव होता है। एंड मेरे को याद है कि मेरे एक 11th के सेकेंड लास्ट टेस्ट में, जो मेरा काश का टेस्ट हुआ था, उसमें 372 आए थे। अभी उस मोमेंट में मैंने डिसाइड किया था कि मेरे को अब से मतलब इससे तो मेरे को अब ऊपर ही लाना है, चाहे कोई भी हो, कोई भी स्कोर हो, बट इससे मेरे को ऊपर लाना है। तो उसके बाद लास्ट टेस्ट में मेरा इससे इम्प्रूवमेंट रही थी, 500 में थे बट मेरा इससे इम्प्रूवमेंट रही थी। तो 11th में मेरा कंसिस्टेंटली ऐसे ही रहा। हाँ, बिलो 600, 500, 550, बट आई थिंक वो टेस्ट के वेरिएशन पे डिपेंड करता था। जैसे अगर मैं वहाँ का मेजर टेस्ट सीरीज की बात करूँ जो काश की थी, AIATS होता था, उसमें मेरा हमेशा 600, मतलब फर्स्ट टेस्ट में मेरा 599 आई थिंक समथिंग आया था। एंड उसके बाद 603 आया था सेकंड टेस्ट में। उसके बाद सारा मेरा 550, 560 के आसपास ही रहा है। उसके बाद अगर मैं टर्म टेस्ट की बात करूँ, वहाँ पे सेकंड जो प्रायोरिटी पे उनकी टेस्ट सीरीज में होता है, उसमें मेरा होता था अच्छा खासा, मतलब उसमें मेरे 650 आ चुके हैं एंड 660 भी आ चुके हैं। बट वो एक डिफरेंट थोड़े ईजियर लेवल का होता था वो। तो आई वुड से कि अगर तुम्हें अपना कंपेयर ही करना है कि तुम कितना अच्छे से स्कोर करो, तुम AIATS की बेसिस पे करो, बिकॉज वो ज्यादा NCERT बेस्ड भी और NCERT बेस्ड भी होता था वो। तो 11th में मेरा ऐसे रहा है। अब अगर मैं 12th की बात करूँ तो 12th में आई थिंक तेरा भी एंड सबका कंपैरेटिवली आई थिंक इम्प्रूव हो जाता है, क्योंकि तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स जो है वो ज्यादा अच्छे से क्लियर होना स्टार्ट होता है। तुम्हें थोड़ी सी रिदम समझ आ जाती है कैसे तुम्हें पढ़ना है, तुम्हें पढ़ना कैसे है बेसिकली। तो 12th में मेरे को ग्रेटफुली मेरे को जो टीचर्स थे वो काफी ज्यादा ऐसे अच्छे बिल्कुल गाइड वाले मिले कि वो बहुत अच्छे से गाइड कर रहे थे एंड बता रहे थे कि मॉड्यूल्स करनी कैसे है, कितने क्वेश्चंस करने हैं। तो काफी मेरा बहुत ग्रेजुअली इम्प्रूव हुआ वैसे तो, बट मेरा इम्प्रूव हो गया था इस तरह से कि मतलब मेरा स्कोर कंसिस्टेंटली 650 प्लस रहना स्टार्ट हो गया था। एंड कुछ टेस्ट्स में मतलब ऐसे 640, 630 भी आता था, बट 600 अबव मोस्टली रहता था। ऐसा बहुत कम ऐसे चांसेस होती थी जब मेरा कोई सपोज पेपर आ रहा है, कोई स्कूल में पेपर है, जब मेरा थोड़े से कम हो गए 560, 570 हो गए। बट वरना अगर कंसिस्टेंटली मैं जब पढ़ती थी तो मेरे 650 अबव रहते थे।
इनफैक्ट हमारी जो लास्ट में इंटेंसिव टेस्ट सीरीज होती है वो 45 डेज की टेस्ट सीरीज होती है। एवरी डे यू वर गिविंग अ टेस्ट। हाँ, एवरी डे आई वाज गिविंग अ टेस्ट एंड उसमें एक सबसे ज्यादा मतलब तब भी मेरा एक दो बार भी 638 आ चुके हैं। मतलब मेरा ऐसे होता था कि आ रहे होते थे एंड में, बिल्कुल एंड में 680 690 आ रहे होते थे, बट अचानक से फिर वो डिप आ जाता है। वो सबके प्रिपरेशन में आई थिंक होता ही है। तो मेरा यू डोंट हैव टू वरी कि अच्छा ओ मेरा स्कोर आ रहा था लो हो गया, क्या करे। मोस्ट स्टूडेंट्स वांट टू नो कि लास्ट वीक में जब इतना सारा सिलेबस है, 100 चैप्टर, ऑलमोस्ट आई थिंक 100 चैप्टर्स है, 95 to 100 चैप्टर्स है मिला के सारे सब्जेक्ट्स के, एंड टेस्ट भी देने होते हैं तब, तो एंड के वीक में रिविजन कैसे चलेगा? हाँ 79 जितने भी हमारे टाइम पे 90 कुछ चैप्टर्स थे, तुम्हारे टाइम पे तो कटा भी है ना काफी सिलेबस, बट जितने भी चैप्टर्स है मल्टीपल चैप्टर्स इतने सारा सिलेबस लास्ट के वीक में कैसे रिवाइज किया? तो आई थिंक लास्ट के वीक में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि तुमने जितना भी अभी 2 साल में पढ़ा है तुम उसको बिल्कुल एक जगह कंसोलिडेट कर लो। तो अगर मैं सबसे पहली बात फिजिक्स की बात करूँ तो फिजिक्स में मैंने शॉर्ट नोट्स एंड फॉर्मूला शीट्स बनाई थी। तो मैंने उन्हें बारी बारी रिवाइज किया है, हर पूर्ण मतलब दिन में भी बहुत बार रिवाइज किया है। रियली हेल्प समवन। तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे वो डाल दूंगी, लिंक में डिस्क्रिप्शन में डालूंगी, यू कैन गो एंड चेक दोस आउट, दे विल डेफिनेटली हेल्प यू। एंड फिजिक्स में एक और चीज थी कि अगर तुम्हारे पास सपोज तुमने नहीं भी किया पूरे साल तो तुम एंड मोमेंट पे तो एटलीस्ट जो पॉइंट्स टू पॉइंट पॉन्डर होते हैं एनसीईआरटी में उनको तुम रिवाइज कर लो, बिकॉज नीट में ऑलमोस्ट हर ये मतलब हर साल की बात करें तो एक क्वेश्चन तो आ ही जाता है। हाँ, उसमें वीक में से कुछ फिल इन द ब्लैंक ऐसे टाइप्स का कुछ मतलब। फिजिक्स में इतना काफी है अगर तुमने अच्छे शॉर्ट नोट्स बनाए हैं अपने लिए एनसीईआरटी बेस्ड फॉर्मूलाज। उसके बाद केमिस्ट्री में भी सेम फॉर्मूला शीट्स ही है एंड फॉर्मूला शीट्स नहीं सॉरी शॉर्ट नोट्स है। शॉर्ट नोट्स रिवाइज करना काफी है एंड केमिस्ट्री पे तो आई थिंक जो टेस्ट सीरीज भी होती है वो भी काफी हेल्पफुल होती है बिकॉज वो एनसीईआरटी स्पेशली बहुत ज्यादा इनऑर्गेनिक के लिए वो खुद ऐसे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस डालते हैं तो उससे भी काफी अच्छी रिविजन हो जाती है। एंड बायो तो एनसीईआरटी सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ी है एंड वो भी बहुत बार मतलब एक दिन में भी वो बारी रीड की है एनसीईआरटी। मोस्ट स्टूडेंट्स स्ट्रगल विद दिस फैक्ट कि हम लोग पढ़ ही जा रहे हैं, 10 घंटे पढ़ रहे हैं, बोर हो रहे हैं, हम डिप्रेस हो रहे हैं, हमें स्ट्रेस हो रहा है, तो हम कैसे डील करें उसका था, लाइक हाउ टू कोप अप विद स्ट्रेस। स्पेशली 11th में तो बहुत ज़्यादा हेक्टिक शेड्यूल होता है, बहुत टफ हो जाता है, तो तूने बैलेंस कैसे किया था? हाउ डिड यू मेंटेन अ बैलेंस? तो मेरे साथ ना जैसे स्टार्टिंग से ये था कि मैंने अपने आप को बोला हुआ था कि बिल्कुल भी ओवरवर्क ज़्यादा नहीं करना है, तो उसके लिए मैंने डिफरेंट वेज यूज़ किए थे। जैसे सबसे पहले तो मैं वॉक करने जाती थी जिससे मतलब मेरा बहुत मेजॉरिटी ऑफ द स्ट्रेस वो रिलीव हो जाता था। एंड उसके अलावा मैं गाने सुनती थी एंड बिकॉज आई थिंक म्यूजिक प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल तुम्हारा स्ट्रेस रिलीव करने में। तुम मतलब बिल्कुल बहुत अच्छा। हाँ, एंड उसके अलावा अगर टाइम मिलता था तो मतलब मैं थोड़ी देर सो भी जाती थी, इवन तो उसकी जो ड्यूरेशन होती थी वो ऐसे नहीं होती थी कि 1 घंटे तक जा रहा है। शॉर्ट नैप्स, हाँ शॉर्ट नैप, पावर नैप्स होते थे, तो वही मैं लेती थी जनरली बिकॉज आई थिंक कि अपने आप को मतलब इतना ज़्यादा ओवरबर्डन करके भी तुम्हें अगर ऐसा लगे कि 10-10 घंटे पढ़ना है उससे ही कुछ आउटपुट निकलेगा तो आई थिंक मैं थोड़ा डिसएग्री करती हूँ उस चीज़ से। कि ऐसा नहीं कि जो बच्चे 10 घंटे 12 घंटे पढ़ रहे हैं उन्हीं के अच्छे स्कोर आते हैं। आई थिंक अपने लिए टाइम निकालना पड़ता है तुम्हें, अगर तुम्हें मतलब बिल्कुल सेन रहना है, तुम्हें अच्छे से एफिशिएंटली काम करना है बेसिकली, तभी अच्छा स्कोर आता है। टेक आउट टाइम फॉर योर हॉबीज और अदर थिंग्स दैट हेल्प यू रिलैक्स। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि तुम ऐसा ना सोचो कि अब मैं 11th-12th में आ गई हूँ, मेरे को पेपर क्लियर करना है तो पढ़ते ही रहना करते तुमसे कुछ और नहीं करना, ऐसा नहीं होता। बीच में रेस्ट पीरियड्स और ऑल्सो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। बिफोर वी गो देयर इज वन लास्ट थिंग दैट आई वांटेड टू आस्क यू। भैया बहुत ज़्यादा ना वैसे इंटरव्यू टाइम्स हो गया, मतलब जैसे पूछ कुछ नहीं होता, हम नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा और ऐसे इंटरेक्टिव रखेंगे ताकि यूजर्स को भी थोड़ा और बेटर लगे। बट एनीवेज लास्ट थिंग मेरे को पूछनी थी तेरे से वाज कि वन थिंग दैट यू वुड लाइक टू टेल ऑल द एस्पिरेंट्स, एनी वन पीस ऑफ एडवाइस शॉर्ट में कि देखो मतलब एनीथिंग दैट यू वांट टू टेल टू ऑल द एस्पिरेंट्स। मैं मतलब मेरे अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि यू जस्ट डोंट हैव टू गिव अप, ठीक है, यू जस्ट हैव टू कीप गोइंग, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऐसे मोमेंट्स आएंगे जहाँ पे तुम्हें ऐसा फील होगा कि बस मतलब अब नहीं करने का मन कर रहा, एंड कभी तुम्हारे टेस्ट में हाई स्कोर चल जाएगा, कभी लो स्कोर चल जाएगा, तो तुम जब वो लो स्कोर्स जब तुम्हारे आते हैं ना तब तुम्हें ऐसा लगता है कि बहुत मुश्किल है, मे बी जितना तुमने सोचा हुआ है उतना तुम स्कोर ना कर पाओ। तो मेरे को बस ये बोलना है कि तुम बस मतलब डोंट गिव अप, कीप गोइंग, स्टे पॉजिटिव। हाँ, बिकॉज यही थिंग आई थिंक
तुम्हारा जितना ज़्यादा मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है extremely. इसमें, बहुत ज़्यादा। हाँ. ये इनफैक्ट मेरे को मेजोरिटी ऑफ द टाइम यही बोलती रहती हाँ. थी कि सर मैं तो, क्योंकि मेरा हो जाता था कभी कभार इस चीज़ पे ब्रेकडाउन कि मेरा कम स्कोर आया है, हाँ. तो उसमें मैं मेरे को बहुत ज़्यादा बोलती थी कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि तुम अपनी मेंटल हेल्थ बिल्कुल ठीक रखो इस पीरियड में, बिकॉज अगर तुम्हारी वो ठीक है तो तुम अगर मेहनत करो तो स्कोर इंप्रूव हो जाएगा तुम्हारा। बट इफ यू गिव अप एंड तुम हाँ. नेगेटिविटी ही रखते हो अपने अराउंड कि मेरा तो- क्यों नहीं बढ़ रहा हाँ. स्कोर, क्यों नहीं हो रहा, मुझसे कुछ नहीं हो पाएगा, हाँ. तो तुम ऐसे ही चीज़ें बोलोगे अपने आप को तो काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। तो मैं बस यही बोलूँगी, जस्ट कीप गोइंग एंड यू विल डेफिनेटली रीच योर गोल। Okay, so that was it for today. मेरे को जितने मेजर पॉइंट्स डिस्कस करने थे, I have discussed all of them. We discussed कि इसका स्केड्यूल कैसा था, इसने इसके टेस्ट में अपना स्कोर कैसे इम्प्रूव किया, लास्ट वीक में कैसे रिविजन की, एंड समथिंग दैट शी हैड टू शेयर विद यू. I hope you all like the video. I will be making separate videos on different subjects also as soon as I can. And if there's anything else that you want to ask, you can ask in the comment section. I'll see you next video. Bye.